हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग बच्चों। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन। आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर सॉल्यूशन की बची हुई कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सॉल्यूशन के अंदर अब तक हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर लिया है, वेपर प्रेशर राउल्स लॉ को डिस्कस कर लिया है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस कर लिया है। लास्ट टाइम हमने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को भी डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिवीजन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है मिशन 111 के अंदर। आज सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। आपने सुना भी होगा, है ना, आपका रिवीजन चल रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फिर से एक बार पढ़ लेते, एक बार समझ लेते कि आखिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। देखो, जब भी किसी सॉल्वेंट के अंदर, जब भी हम किसी सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते हैं, कुछ नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स अगर ऐड कर देते हैं, तो उस सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, उस सॉल्वेंट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर या मोल्स ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे या जितनी ज्यादा मोल्स बढ़ते जाएंगे, ये प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होती चली जाएंगी। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहेंगे? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ओनली डिपेंड्स अपॉन, इस पे डिपेंड करती है, ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट। यहां पे लिख देंगे नॉन वोलेटाइल। कौन से सॉल्यूट होने चाहिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, जितने पार्टिकल्स बढ़ते चले जाएंगे, उनके मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते चले जाएंगे, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होती चली जाएंगी। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे 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 बच्चों, जेई के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव, रिलेटिव बोलो साथ साथ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सर जी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन, एलिवेशन, एलिवेशन इन, किसमें एलिवेशन करवा रहे हो भाई? बॉइलिंग पॉइंट में भी करना है और हमारी जिंदगी के सक्सेस के पॉइंट में भी करना है। तीसरा है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कहा मैं फ्रीजिंग, हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बबुआ? 0 डिग्री सेल्सियस, और कुछ मिला डाला तो वो 0 से नीचे चला गया। ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर। ओके, पता है, थोड़ा बहुत चल जाता है। चार, सिर्फ 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस, ये 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये याद रखें। नॉट, कभी कभी सवाल आ सकते हैं ऐसे इंटीजर टाइप में, बहुत सारी प्रॉपर्टी लिख देंगे, बताओ इनमें से कौन कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉली, इन 4 को छोड़ के कोई भी नहीं है, नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। शाबाश, कौन नहीं है? सबसे पहला तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं। सर अभी तो आपने लिखा था बॉइलिंग पॉइंट, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये क्यों नहीं है? क्यों नहीं है?
क्योंकि ये पार्टिकल पे तो डिपेंड करेंगी करेंगी, अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेंगी। और वो प्रॉपर्टी सिर्फ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है उन्हें कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब करती तो है पर अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज है। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी ले सकते हो, या वेपर प्रेशर ले लो। अभी फिलहाल वेपर प्रेशर, भी हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिसकी बात चल रही है वही लिखते हैं, वेपर प्रेशर ले सकते हो। एक और है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर colligative property, but lowering in vapor pressure is not a colligative property. ओह ऐसा है क्या? यस, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग ये कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनमें से नहीं, बट ये पार्टिकल पर डिपेंड करेंगी। कैसे करेंगी अपन आगे देखते हैं, है ना। तो ये जो चार हैं ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दीज आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो क्या थी? नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। चले बढ़े आगे बेटा। तो सर इसमें सबसे पहली बात कर लो आप, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो आपने क्या किया ना, लिक्विड लिया, और मेरे प्यारे बच्चों उस लिक्विड के अंदर आपने क्या किया, ये लिक्विड था सॉल्वेंट, और इसके अंदर आपने कुछ पार्टिकल ऐड कर दिए, और इसके पार्टिकल ऐड करने से इस सॉल्यूशन की डेंसिटी बढ़ गई, और डेंसिटी के बढ़ने से ये वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हुआ करता था पी नॉट, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया पीएस, पहले के कंपेयर में ये डिक्रीज हो गया। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका रेशो अगर हम प्योर लिक्विड के प्रेशर से ले लें, इसे कहा जाता रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये वैल्यू होती है डेल्टा पी बाय पी नॉट भी लिख सकते हो, इसे कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है। इसका वैल्यू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। क्यों सॉल्यूट? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स के फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी ये वैल्यू रेशो बढ़ता चला जाएगा, और कोई फैक्टर है ही नहीं है, एक अकेला ही फैक्टर है। आई समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता हो, ये जो चारों प्रॉपर्टी है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका बेसिक यूज होता है मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने में। एक अननोन सॉल्यूट है, उसको पानी में डिसॉल्व करके अगर हम उसका मॉलिक्यूलर मास पता करना चाहें ना, तो इन मेथड से हम पता कर सकते हैं। इन मेथड से पता कर सकते हैं। तो बेटा इस मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख देंगे, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोलर मास। किसका मोलर मास? मोल्स लिखेंगे ना, हमेशा लिख देंगे मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि देखो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हमेशा मान लेते हैं फॉर, अगर हमारे पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हमने नहीं लिया, बहुत कम मात्रा में हमने मिलाया है सॉल्यूट को, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो हमारी जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, इसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगी बेटा? एन ए डिवाइड बाय एन बी के बराबर हो जाएगी। यहां मैंने ए को सॉल्यूट माना है और बी मेरा सॉल्वेंट है, तो बेटा मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू यहाँ पे नीचे रखेंगे मोल्स, तो ये यहाँ पे मोल्स को हम लिख देंगे डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी आएगा, वो ऊपर चला जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो तो इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की मदद से मैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूं ना। अगर मेरे पास सॉल्वेंट का तो मास तो जनरली पानी होता है, वो तो WaMb डिवाइड बाय Ma इंटू WB। इस फॉर्मूला की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो दिस वन, कैलकुलेट कर सकते हो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की मदद से हम एक अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए मोलर मास, मोलिकुलर मास पता कर सकते हैं। सो दिस इज द मेथड, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना मेरे प्यारे बच्चों। और सर कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो देखो दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, भी लिख दें, ब्लड प्रेशर नहीं है बाबू, ये इट इज नॉट ब्लड प्रेशर, ये है बॉइलिंग पॉइंट। देखो प्यारे बच्चों, आपने क्या किया, ये इसके अंदर आपने एक पानी या लिक्विड ले लिया और इसके अंदर आपने जैसे ही सॉल्यूट के पार्टिकल क्या कर दिए, मिला दिए, तो सॉल्यूट के पार्टिकल मिलाने से इसका वेपर का प्रेशर कम हो गया और एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो अभी भी वही था। एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो उस समय टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ये होता है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन व्हेन वेपर प्रेशर become equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो वो जो टेम्परेचर, अब ये प्योर लिक्विड जब था तो वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो जल्दी 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 मतलब उसकी वेपर्स बन रही थी, डेंसिटी कम थी, वेपर जल्दी जल्दी बन रहा था, तो वो बॉइलिंग पॉइंट जो है अभी अभी आपका जो है जल्दी से पहुंच गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी क्या हुआ, वेपर्स धीरे धीरे बन रही, प्रेशर कम हो गया, पहले के कंपेयर में वेपर प्रेशर कम हुआ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ ना, तो वेपर प्रेशर कम हो गया, अंदर आपने कुछ मिलाया, वेपर प्रेशर कम हो गया, तो और ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है। वो जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है, वही आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब जब प्योर लिक्विड था, जब प्योर लिक्विड था उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट था, है ना, और अब जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें चेंज आ गया है। मान लो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में था तो टीबी माइनस टीबी नॉट, ये कहलाएगा टीबी, डेल्टा टीबी, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन की मोलालिटी से। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी से। और इस मोलालिटी को अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इक्विलिटी में लाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा दैट इज केबी, और ये हो जाएगी मोलालिटी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट आइडिया बन सकता है। नंबर एक, यहां से भी हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से इस केबी को हम मोलालिटी को लिख सकते हैं WA सॉल्यूट के मोल इनटू 1000। अगर हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट जो है दिया गया हो, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया हो ग्राम में, और यहां लगा देंगे मोलर मास, किसका मोलर मास लेना है, A का। तो इस तरह से हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मेथड से भी हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। एक तो ये चीज होनी चाहिए हमें पता। दूसरी बात, मान लीजिए कि हमारे पास दो अलग अलग लिक्विड है, सेम मोलालिटी के लिक्विड है, मोलालिटी है उसकी सेम है, पर दोनों के अंदर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अलग आ रहे हैं, तो डेल्टा TB1 डिवाइड बाय डेल्टा TB2 इक्वल टू हो जाएगा KB1 डिवाइड बाय KB2। ये वाला फंडा आपको तब लगाना है जब डिफरेंट सॉल्वेंट है, सेम मोलालिटी सेम, सॉल्वेंट अलग अलग है। दूसरा आप यहां पे कर सकते हो डेल्टा TB1 डिवाइड बाय डेल्टा TB2
डेल्टा TB2। अगर आपका सॉल्वेंट सेम है, सॉल्वेंट सेम है तो के भी सेम हो जाएगा, के भी सेम हो जाएगा, बट मोलालिटी आपने अलग ली हुई है, तो मोलालिटी 1 डिवाइड बाय मोलालिटी 2, ऐसा भी आप कर सकते हैं। दोनों का मोलालिटी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? फिर देखो, ये जो केबी होता है, इस केबी को कहा जाता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, कांस्टेंट इसको कहा जाता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो होता है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका केबी का जो वैल्यू होता है वो होता है आर टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जिस टेम्परेचर पे आपने सॉल्वेंट को रखा है वो टेम्परेचर, डिवाइड बाय 1000 इंटू एल एल वी, जो कि आप वेपराइज कर रहे हो ना इसको, एलवी, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। एलवी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। अगर आप इसे निकालना चाहें तो इस मेथड से निकाल सकते हैं। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें और समझनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और वो है इसके ग्राफ। तो देखो, ग्राफ की जहां तक बात है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूं वेपर प्रेशर, एटीएम में ले लें, है ना, यहाँ पे वेपर प्रेशर ले लिया और यहाँ हम टेम्परेचर ले रहे हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है, सो देखो, ये लाइन को हम मान लेते हैं कि ये हमारी 1 ATM वाली लाइन है, 1 ATM वाली लाइन। ठीक है, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है। अभी क्या किया हमने, जैसे ही हम देख रहे हैं कि देखो ये हमारा एक ग्राफ जा रहा है ऐसे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और ये ग्राफ जा रहा है हमारा प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। और जैसे ही हमने उसके अंदर क्या मिलाया, कोई सॉल्यूट मिलाया, कोई नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी मिलाई, तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो जाएगा पहले से, तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे से आएगा, और ग्राफ जो है फिर से टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। दिस इज योर सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंडीशन में वेपर प्रेशर नीचे आएगा। अब देखो, जब ये यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पर, वेपर प्रेशर जब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा TB0, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्योर सॉल्यूशन के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर द प्योर सॉल्वेंट। वहीं पर देखो, ये यहां पर जाके टच हुआ जब वो सॉल्यूशन बन गया, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते चले जाएंगे ये वैल्यू और आगे चली जाएगी, और दिस इज द वैल्यू ऑफ TB एंड दिस TB इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सॉल्यूशन। सो ये प्रेशर, ये ग्राफ आएगा हमारे इबुलोस्कोपिक सिस्टम के लिए। फिर हमारे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं, बात करनी थी मुझे तुमसे। अच्छा, ऐसा, ठीक है सर, कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग। सो जैसे ही पानी में, देखो फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या है, पहले तो बात है ना, फ्रीज कर रहे हो आप, लिक्विड और सॉलिड के बीच में एक इक्विलिब्रियम है। तो जब लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर, लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो, उस पॉइंट को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। द पॉइंट एट विच लिक्विड वेपर प्रेशर एंड सॉलिड वेपर प्रेशर बिकम इक्वल इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसको एक ग्राफ से, पहले से ग्राफ से समझते हैं इसको। देखो, ये देखो, ये है वेपर प्रेशर, ठीक है, ये यहां से यहां तक सॉलिड जा रहा था, और इस पॉइंट पर जाकर ये लिक्विड फेज में अचानक से चेंज हो गया। तो ये जो वेपर प्रेशर है, देखो ये वाला वेपर प्रेशर, इस वेपर प्रेशर में ये तो हो गया सॉलिड फेज, नीचे वाला, इधर वाला ये सॉलिड है, और इधर वाला ये लिक्विड फेज है। तो इस पॉइंट पर सॉलिड फेज का और लिक्विड फेज का जो टेम्परेचर है, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहें।
है ना, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज आर सेम। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बताओ, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ solid phase and liquid phase become same। और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई रोल नहीं है, इन दोनों का आपस में वेपर प्रेशर सेम हो गया। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये क्या हो गया भैया, इसको हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन से। वन सेकेंड देखो, ये डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज आया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू मोलालिटी। इसको मैं लिख सकता हूं के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी इंटू मोलर मास ऑफ ए। वंस अगेन ये वाला मेथड भी हमारे मोलर मास को कैलकुलेट करने में काम आ सकता है। आई बात समझ में? और इसी तरह से यहां पर जो के एफ का वैल्यू होगा, इसे हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या कहते हैं बेटा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये जो के एफ का वैल्यू होता है, इसको भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, आर टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू यहाँ एल को नीचे एफ लगा दो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये, एफ मतलब फ्यूजन, मेल्ट करते समय जो हीट चाहिए ना, उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ, ये ग्राफ क्या आ जाएगा बेटा? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के लिए आपको ग्राफ दिखेगा। तो देखो, पहले जो हम प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, तो यहां पे ऐसा लिखा था हमने, ये हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। ये मान लो डेल्टा टी एफ है नॉट वाला, मतलब प्योर स्टेट में, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक। और ये सॉलिड फेज है। अब जब हमने उसका सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ कि वो ग्राफ नीचे से आया, पेपर प्रेशर कम हो गया उसका, तो वो इस पॉइंट पर जाकर कहीं पर क्या हो रहा है? सॉलिडिफाई हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट जो है, इसका नया फ्रीजिंग पॉइंट हो गया टी एफ। तो ये पहले से क्या हो गया? कम हो गया, मतलब टी एफ माइनस टी नॉट एफ, ये हो गया। और ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ये जो है, ये वैल्यू कम है और ये बड़ी वैल्यू है। और इसी को तुम बोल रहे हो डेल्टा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन। तो जितना ज्यादा ये मिलाते चले जाएंगे, ये डिफरेंस जो है बढ़ता चला जाएगा। तो चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, पर फ्रीजिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। आ गई बात समझ में? नाउ जो नेक्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसे समझने के लिए पहले आप ऑस्मोसिस को समझो। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है, फंडा अलग है, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ऑस्मोसिस को समझ लो। ये एक बर्तन है जहां पे हमने यहां पर बीच में एक लेयर रख दी है ऐसी, इसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, नाम से ही पता चल रहा है परमिशन चाहिए, परमिएबल है, मतलब किसी चीज को परमिट कर रही है, जाने देगी, किसी चीज को रोक लेगी, है ना। आप किसी पार्टी में जाते हो तो गेट पे कुछ दो बाउंसर इसे लगा के खड़े रहते हैं और बोलते हैं पास दिखाओ, तो पास होगा परमिट करेंगे अंदर, नहीं तो नहीं जाने। तो सेम चीज इधर है कि यहाँ पे छोटे छोटे इसमें पोर्स होते हैं,
ये दो प्रकार की हो सकती है, आर्टिफिशियल भी बना सकते हो आप, नेचुरल भी होती है। जितने भी एनिमल स्किन्स होते हैं ना, एनी एनिमल स्किन होते हैं, फ्रूट स्किन्स होते हैं, ये सब नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसे बनाया भी जा सकता है आर्टिफिशियल, K4 से बना लो, कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्यूशन से बना लो, अगर अगर मिला लो, एक जालीदार पत्ती जैसा बना लो और उसको यहाँ लगा दो इसके अंदर। अब इसमें क्या करना है, एक तरफ सपोज करो हमने क्या कर दिया, एक तरफ तो हमने भर दिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ जो है हमने जो है दूसरी तरफ हमने भर रखा है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन है। और यहां पर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो वाटर के, ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल है इधर जाने लगेंगे, इधर ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल ही जा सकते हैं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ करती है ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल। सो ये बात ध्यान रखना कि बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पासेस, ओनली सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं होंगे, गेट इट। और इस फिनोमिना को कि जो हाई लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर concentration to higher concentration, इस फिनोमिना को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑब्वियस है ये हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई प्रेशर काम कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, और इसको होने के लिए जो फिनोमिना काम कर रहा है, इसको करने के लिए जो काम कर रहा है, वो प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू होता है पाई बराबर CRT, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, C इज द कंसंट्रेशन। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, पाई बराबर C इज द कंसंट्रेशन, मोल बाय वॉल्यूम इनटू RT। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई इंटू V बाय RT इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ A। तो इसकी मदद से भी हम मोलर मास निकाल सकते हैं, जहां पे पाई क्या है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। पाई क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल से, वोलेटाइल पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑस्मोसिस के बारे में भी आपको एक दो बातें वो चीज ध्यान रखनी है कि अगर मान लो दो सॉल्यूशन हैं, अगर दो सॉल्यूशन हैं और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, दो डिफरेंट सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं। या दो सॉल्यूशन है जिनका कंसंट्रेशन बराबर, मोलारिटी अगर दो सॉल्यूशन की बराबर है, उसे भी हम आइसोटोनिक कहते हैं। इफ टू सॉल्यूशंस आर हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और सेम कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक। अगर एक सॉल्यूशन है जिसका वैल्यू जो है वो पाई 1 ग्रेटर देन और एक का पाई 2 है, मतलब दोनों डिफरेंट है, तो जिसका ज्यादा है वो हाइपर है, वो हाइपर है, इसे हाइपरटोनिक कहेंगे और इसे हाइपोटोनिक कहेंगे, हाइपोटोनिक। दोनों के वेपर प्रेशर अलग अलग है। अगर दो सॉल्यूशन है, एक का वेपर प्रेशर ज्यादा है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो एक को हाइपरटोनिक और दूसरे को हाइपोटोनिक कहेंगे। लेकिन अगर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हैं,
तो हम इसे कहेंगे आइसोटोनिक। आ गई बात समझ में? तो ये हो गई हमारी बात। अब हमें और कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो क्या है? देखो हमने 8 प्रॉपर्टी के बारे में बात बोली है, ये 8 प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान रखना। देखो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से। सिमिलरली जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। और ऐसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जितना ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा डिप्रेस होगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसके मोल्स हैं? सॉल्यूट, 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 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स। क्लियर? उसी तरह से, लेकिन ये सारी के सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दीज आर कॉलिगेटिव। लेकिन कभी कभी सवाल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नहीं होते, नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनके लिए भी ऐसा होता है। तो एक होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो डिफरेंस है ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ, पर ये दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या पार्टिकल, ऐसा बोल सकते हो। ऐसे ही दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से। बट दो प्रॉपर्टी है, एक तो वेपर प्रेशर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से। और एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप जितने ज्यादा मोल्स मिलाते चले जाओगे फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होता चला जाएगा, और जो डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ता चला जाएगा। सो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो ये 8 बातें ध्यान में रखना सवालों को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अब बात करते हैं ऑब्नॉर्मेलिटी इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ये क्या वाला आ गया? अभी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो जस्ट खत्म ही हुआ है, ये क्या आ गया भाई? होता क्या है, आपने सॉल्यूशन लिया, बनाया, सॉल्यूशन बनाया, लिया नहीं सॉल्यूशन, आपने सॉल्वेंट लिया, पानी में कुछ मिलाया। कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों की, जो आपने मिलाया ना, जिसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कह रहे हो, ध्यान से सुनना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये 2 प्रकार के होते हैं, या तो ये इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होते हैं, ये एग्जैक्टली 2 प्रकार के, एक्चुअली ये सॉलिड्स है, और ये 2 प्रकार के कंपाउंड। एक तो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये पानी में डिसोसिएट नहीं होते, डू नॉट डिसोसिएट, डू नॉट डिसोसिएट। सो इनका अल्फा होता है 0, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 है इनकी, ये डिसोसिएट ही नहीं हो रहे। तो जितने पार्टिकल डाले, मतलब 1 डाला तो 1, 2 डाला तो 2, 5 मोल डाले तो 5 मोल, 10 मोल डाले 10 मोल, जितने मोल डालेंगे उतने ही मोल उसके अवेलेबल हो जाएंगे। इसको प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे आपने कोई एसिड मिला दिया, कोई बेस मिला दिया, ये कौन है? तीनों ये एसिड हैं, ये बेस हो सकते हैं, और ये सब अब इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, आयनिक इक्विलिब्रियम, एसिड बेस और सॉल्ट हो सकते हैं। तो कोई एसिड बेस या सॉल्ट आपने पानी में मिला दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दे डिसोसिएट, अब जैसे डिसोसिएट होंगे तो इनकी जो डिग्री अल्फा है ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, और लेस देन 1 लिया ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगी।
जीरो से बड़ी हो जाएगी, लेस देन वन और छोटी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा तो डिसोसिएट होगा। वो अल्फा कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि NaCl है, KCl है, HCl है, ये स्ट्रॉन्ग डिसोसिएट होते हैं। स्ट्रॉन्गली मतलब 100% डिसोसिएट होते हैं। जब कोई सॉल्ट 100% डिसोसिएट होगा, अगर वो पार्टिकल जो है वो उसमें दो पार्टिकल बन रहे हैं तो दोनों के दोनों मिल जाएंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करेगा एग्जैक्टली कि कितना जो है वो डिसोसिएट हुआ है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं, आपने किसी चीज को मिलाया और वो अंदर जाने के बाद एसोसिएट हो रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है। डिसोसिएट हो रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर मास आप इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से आप मेजर कर रहे हो वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है आपका। जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो नंबर ऑफ पार्टिकल अलग थे, और जो अंदर जाने के बाद ऑब्जर्व किए वो नंबर ऑफ पार्टिकल अलग हैं। तो आपकी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और आपकी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ गया, और इसी डिफरेंस को मेजर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो यहां पे हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर सर ये क्या है, इसको हम बोलते हैं आई, या आयोटा भी बोलते हैं कई बार। सो वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट किया था, ये क्या कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है कि कितने पार्टिकल अंदर हैं एक्चुअली में, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल अंदर हैं, वो एसोसिएट हुआ है या डिसोसिएट हुआ है, ये पता करने के लिए अगर हम करते हैं। तो देखो यहां पर जो आई का वैल्यू है अगर वो 1 आया, सो इसका मतलब हुआ नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। अगर आई का वैल्यू 1 आया तो एसोसिएशन भी नहीं हुआ, डिसोसिएशन भी नहीं हुआ। दूसरा बेटा क्या हो सकता है, आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया। आई का वैल्यू, आई क्या है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल है, जितना मिलाया उतना ही आया, मतलब हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व प्रॉपर्टी सेम आ रही है तो वो 1 आएगा। लेकिन अगर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व प्रॉपर्टी डिफरेंस आ रही है, मतलब ऑब्जर्वेशन अलग आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे क्या हुआ होगा, डिसोसिएशन हुआ। डिसोसिएशन, मान लो कि वो वैल्यू 1.1 आ गई, 1.2 आ गई, 1.3 आ गई, 1 से बड़ी आ गई तो डिसोसिएशन है। और अगर वो आयोटा का वैल्यू लेस देन 1 आ गया तो आप बोलना एसोसिएशन है। एसोसिएशन है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऑब्वियस है, सीधी बात है कि वहां पार्टिकल हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 मोल मिलेंगे, पर वहां जाने के बाद वो तो कम मिल रहे हैं, 1 से कम आ रहे हैं, 0.9 0.8, मतलब वो तो कुछ एसोसिएशन हो गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए। तो दोनों केसेस में क्या होगा, एक एबनॉर्मेलिटी आएगी, एक अबनॉर्मल colligative property and abnormal molecular mass मेजर होगा। अब सर ये आयोटा कैलकुलेट कैसे करेंगे भैया, तो ये जो आई का वैल्यू होता है ये होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे मान लो अगर मैं किसी सॉल्यूशन में 1 मोल मिला है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 मोल मिलना चाहिए, मैंने अगर उसको 2 मोल मिला है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 मोल मिलना चाहिए। अब वो अंदर जाने में 2 के 4 हो गए, वो तो डिसोसिएट हो गए, वो 2 के 6 हो गए, वो 2 के 8 हो गए, वो तो बढ़ गए, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 1 मिलेगा, वो तो ज्यादा मिल रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 2 मिलेंगे, वो तो ज्यादा मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं एबनॉर्मलिटी। और इसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो तो वो जो अभी आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट की वो होती है। सो फाइनली देखो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट होता है वो आयोटा इनटू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है जो अभी आपने कैलकुलेट की, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो बराबर होगा आयोटा इंटू के एफ इंटू
मोलालिटी। और ये क्या है, ये तो था आपका थ्योरेटिकल फॉर्म उसका। इसी तरह से देखो, अगर मैं ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट निकालूंगा किसी का, तो वो कितना आएगा, आयोटा इंटू के बी इंटू मोलालिटी, ऐसे आएगा वो। उसी तरह से अगर बेटा मैं ऑब्जर्व्ड पाई निकालूंगा, तो उसे क्या लिखूंगा मैं, आयोटा इंटू सी आर टी लिख दूंगा। और उसी तरह से मेरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखना है, ऑब्जर्व्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व वाला जो मुझे ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको मैं आई इंटू, ये ऑब्जर्व कहां आता है सर, सर ये आता है आपका जब आप लैब में उसको मेजर करते हो। जो आपको एक्सपेक्टेड था वो अलग था, और जो आपने ऑब्जर्व किया लेबोरेटरी में वो अलग आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, मतलब एबनॉर्मेलिटी है वहां पर, एबनॉर्मल कुछ हो गया है। समझ गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे 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 स्टूडेंट, अगर ये आयोटा कैलकुलेट करना है तो अब इसमें एक हमें प्यार से, तो हम कैसे करेंगे, जगह नहीं बची हमारे पास है, तो मेरे इसी के अंदर, इसी में नीचे हम यहां लिख देते हैं। चलो क्या करेंगे देखो, मुझे क्या पता करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में और आयोटा में रिलेशन बनाना है। तो अभी मेरा टॉपिक चलेगा यहां पर रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, बिटवीन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या डिग्री ऑफ लिखते पूरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आई, आई क्या है बेटा, बॉन्ड ऑफ फैक्टर। अरे कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, एक मान लो कि आपने एक सॉल्ट ले लिया ए बी, और आपने एक मॉलिक्यूल ले लिया मतलब ए बी, और वो पानी में जाने के बाद क्या हो रहा है, या ऐसा बोलो कि एक मॉलिक्यूल ले लिया ए एन, और आपने उसको क्या कर दिया, यहां से डिसोसिएट किया, तो एन ए बन जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल। मान लो शुरुआत में टाइम इक्वल टू 0 पर ये 1 मोल था, तो ये 0 रहा होगा। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 में से ये अल्फा गया, तो ये एन अल्फा बन जाएगा। ठीक है, ये जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल है, वो कितने आ रहे हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा कॉमन ले लें इसमें से। सो टोटल मोल्स आ रहा है आपका, टोटल मोल्स आ गया आपका 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लें, सो उसको लिख देते हैं अल्फा कॉमन ले लें 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लें एन माइनस 1 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये हो गए हमारे टोटल मोल्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आयोटा क्या होता है, ऑब्जर्व डिवाइड बाय थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल तो आपने आपने तो एक ही मोल डाला ना यहाँ पे, तो थ्योरेटिकल तो 1 मोल मिलना चाहिए था आपको, पर मिल कितने रहे, 1 माइनस अल्फा एन माइनस 1 डिवाइड बाय 1, ये मिल रहा है आपको। तो यहां से आई बराबर कितना हो गया, 1 सॉरी प्लस, प्लस था ये 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 मिल रहा है, ये हो गई आपकी, या एन माइनस 1 अल्फा लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा ना मेरे को, एन माइनस 1 अल्फा, ये मिल रहा है। अब मान लो कि अगर एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये देखो एन क्या है, टोटल पार्टिकल, मान लो यहाँ 2 पार्टिकल मिलते हैं, सो यहाँ पे 2 माइनस 1 मतलब 1 प्लस अल्फा हो जाता है। तो देखो इसके फर्क क्या पड़ेगा, और एक तो आई का वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, आई बराबर, आई तो लिख लिया, अल्फा बराबर, अल्फा बराबर ये उधर गया, तो आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, ये हो गई अल्फा की वैल्यू, फॉर किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। सो यहां पर क्या हो रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हो रहा है कि अगर मान लो मेरे पास एक 1/1 सॉल्ट है, 1/1 सॉल्ट मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉल्ट जो ए बी सॉल्ट है, मतलब एक केटायन एक एनायन है। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो इसकी जो एन की वैल्यू होगी ना, वो 2 होगी। सो यहां पर इसका जो आई का वैल्यू होगा
वो 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा मतलब 1 अल्फा होगा। उसी तरह से अगर एक 1/2 सॉल्ट हो मतलब AB2 सॉल्ट हो तो ये 3 होगा, या A2B लो तो भी एक ही बात है, तो ये 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। मतलब जितने आयन होंगे उससे एक कम अल्फा लिखना है वहां पे। अब यहाँ पे देखो अगर मैंने लिखा 3/2 सॉल्ट या 2/3 सॉल्ट ले लेते हैं, 2/3 सॉल्ट, 2/3 सॉल्ट है मतलब 2 केटायन और 3 एनायन है। सो A2B3 ऐसा कुछ बन रहा था। ये टोटल कितने हो गए 5, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा, और ये आई की वैल्यू के बराबर होगा। जैसे NaCl आपने डाला तो 1 प्लस अल्फा के बराबर हो जाएगा, और अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी, तो वो यहाँ रख देंगे और हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन के लिए तो हम ऐसे करेंगे, मतलब 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो यहाँ अल्फा का कुछ तो वैल्यू होगा, तो 1 प्लस समथिंग समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब आई का वैल्यू 1 से ज्यादा ही आएगा डिसोसिएशन के लिए। सिंपल सी तो बात है। उसी तरह से देखो अगर ये डिसोसिएशन की बजाय अगर हमने लिया होता एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन क्या होता देखो, फॉर एसोसिएशन है ना, जैसे बेंजोइक एसिड जब पानी में जब बेंजीन में डालते हैं, बेंजोइक एसिड जब बेंजीन में डालते हैं तो वो एसोसिएट होने लगता है, वो डाइमराइज हो जाता है, डाइमर बना लेता है, मतलब कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक पॉलीमर बना रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब आपने मान लिया कि n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं A, और उसको आपने एक AN में कन्वर्ट कर दिया, एक ही पार्टिकल। तो मान लो शुरुआत में कितना होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 0 एट टाइम इक्वल टू 0 पर। जब ये टाइम आगे बढ़ेगा तो ये 1 में से मान लेते हैं कि ये अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो ये अल्फा बाय n बन जाएंगे। अगर ये 2 होता तो अल्फा बाय 2 बनता, अगर 3 होगा तो अल्फा बाय 3 बनेगा। सो टोटल पार्टिकल हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, और आई की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। ये आई का वैल्यू आएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो शुरू में भी 1 ही थे, यही है ना थ्योरेटिकल, तो डिवाइड बाय 1 करेंगे तो यही आएगा। सो यहां से हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा आई माइनस 1 बराबर अल्फा बाय एन माइनस अल्फा। अब यहां से अल्फा कैलकुलेट कर लो तो आई माइनस 1 बराबर अल्फा कॉमन निकल के नीचे आ जाएगा 1 बाय एन माइनस 1, ये हमारा अल्फा हो जाएगा। तो ये अल्फा का वैल्यू आ गया अगर हमें अल्फा निकाल, और ये वैल्यू जो है आई का, अगर आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहां से निकाल सकते हैं, दिस इज आई निकालना है तो इसका मदद लो, और अल्फा निकालनी है तो इसकी मदद लो। और आई निकालोगे ना तो ये 1 माइनस समथिंग समथिंग आएगा, 1 में से अल्फा और फिर अल्फा प्लस 1, ये 1 से छोटा ही आएगा, जो भी आएगा ना आई का वैल्यू 1 से छोटा आएगा। अगर 1 से बड़ा आ रहा है ना तो फिर वो एसोसिएशन आई नहीं, गलत हो जाएगा आपका आंसर। आई मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई। चलो अभी कुछ एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन करने चाहिए हमें इसके। The freezing point of a 1 molar aqueous solution of HF, अब यहाँ देखो ये HF, जैसे आया HF मतलब आपने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया पानी में, जाके वो डिसोसिएट होगा, तो उसकी कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी होगी, और उसका जो डिग्री ऑफ उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हो गया -1.91 है, तो पहले 0 था अब -1.91 हो गया। सो इसकी जो डेल्टा TF है वो हो गई तुम्हारी 1.91, जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है। फिर उसके बाद इसका जो KF है वो हो गया 1.86। फिर उसके बाद देखो द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF एट द कंसंट्रेशन, मतलब अल्फा निकालनी है तुम्हें, अल्फा निकालने को कह रहा है, कितना परसेंटेज जो अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। यही फंडा है ना, बात तो यही हो रही है। सो इसको निकालने के लिए बेटा पहले आपको आई निकालना पड़ेगा, इसका क्या निकालना पड़ेगा आई। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है कि डेल्टा TF जो है आपका वो तो आपने ले ही लिया है ना, और KF दिया हुआ है, तो आप क्या दिया है भैया, मोलालिटी दी है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HF इज फाउंड टू बी माइनस डिश, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों देखो सबसे पहले तो ऑब्जर्व डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है आई इंटू KF इंटू मोलालिटी। यहां से आपको आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा TF का वैल्यू हो गया आपका 1.91 डिवाइड बाय KF का वैल्यू हो गया 1.86, ये हो गई आपकी
आई की वैल्यू। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एच एफ जो होता है, एच एफ को देखो, अगर एच एफ को देखें तो इसका जो एन वैल्यू है वो 2 है ना, 2 है, तो इसकी जो आई होगी, आई बराबर हो जाएगा इसका 1+2 अल्फा, 1+अल्फा, 1+अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आई -1, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आई -1। ये वाली जो वैल्यू है आई की यहां रख देना और उसमें से -1 करना। उसके बाद जो अल्फा का वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये वैल्यू लगभग लगभग 2.7% के आसपास आ जानी चाहिए। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, बताओ क्या लिखा है। दो लिक्विड है ए और बी फ्रॉम एन आइडियल सॉल्यूशन, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी। ठीक है सर, देखो आपके पास कंटेनर के अंदर 1 मोल तो ए का है और 2 मोल बी का है, सो दोनों के टोटल मोल हो गए 3। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा 1/3, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा 2/3। ठीक है, और इसका टोटल प्रेशर पीटी दिया हुआ है, कितना हो गया 250। फिर आपने क्या बोला, आगे चलते हैं, द टोटल वेपर प्रेशर बिकम 300 व्हेन 1 मोर मोल ऑफ ए एडेड। ठीक है, आपने क्या करा, एक नया सॉल्यूशन बना लिया, उसमें 1 मोल और ऐड कर दिया, तो ये 2 मोल ए के हो गए और 2 मोल बी के हो गए, तो ये कितना हो गया 2/4, मतलब 1/2, 1/2 मोल फ्रैक्शन हो गया किसका, ए का मोल फ्रैक्शन अब आ गया 1/2, ऐसे ही बी का मोल फ्रैक्शन भी आ गया 1/2, और टोटल प्रेशर यहां चल रहा है 300। अब एक बताओ, राउल्ट्स लॉ लगाएंगे। राउल्ट्स लॉ के लिए अब दोनों का प्योर वेपर प्रेशर निकालना है, तो राउल्ट्स लॉ कैसे लिखा जाता है, पी नॉट ए, राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी बराबर टोटल प्रेशर, ये होता है, दोनों के लिए रख दो। सो पी नॉट ए तो हमें निकालना ही है, पी नॉट ए और एक्स ए बोले तो 1/3, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2/3 एक्स बी बराबर हो गया 250। ये पहला इक्वेशन बन गया। फिर दूसरा हो गया 1/2 पी नॉट ए प्लस 1/2 पी नॉट बी इक्वल टू, ये हो गया 300। दोनों के लिए लीनियरिटी सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन है ये, दोनों लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लो। आई थिंक आंसर इसका फर्स्ट आना चाहिए। अगर आप पी नॉट ए और पी नॉट बी का कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, इक्वेशन बना के दे दिया आपको, अब आप कर लेना सर। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया है, न्यूमेरिकल हमने शुरू कर दिए हैं, कुछ और शानदार न्यूमेरिकल के साथ जबरदस्त। इस सेक्शन को सीखने के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें करने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। क्या कॉन्सेप्ट्स पे कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं अब तक पीवाईक्यूज के अंदर, और कैसे क्वेश्चन अब तक और आ सकते हैं, इसको देखने के लिए, समझने के लिए बने रहिए लेक्चर 4 में। अगला लेक्चर होगा पूरी तरह से न्यूमेरिकल बेस। चले, बाय बाय, सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।